वेदांता की डीलिस्टिंग की पाठशाला। आप सभी के कई सारे सवाल हैं जहां तक इस डीलिस्टिंग का मामला है। जब डीलिस्टिंग अनाउंस हुई थी तो वेदांता एक निफ्टी कंपनी थी। इतनी बड़ी कंपनी जब डीलिस्टिंग अनाउंस करती है तो काफ़ी सारे सवाल उठते हैं। हमारा इस शो से यही प्रयास रहेगा कि आपके जितने भी सवाल हैं डीलिस्टिंग को लेकर उनका जवाब दें, और साथ ही इस डीलिस्टिंग प्रक्रिया में आपको क्या करना चाहिए उस पर भी हम अनिल जी से ही राय लेंगे। तो स्वागत है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत एंटिसिपेटेड डीलिस्टिंग है ये पूरा प्रोसेस जो चल रहा है। कई सारे सवाल मेरे मन में भी उठे हैं, हमने भी काफ़ी रिसर्च करी है। सबसे पहले तो बताइए कि सर इस शो के जरिए हम व्यूअर्स की क्या हेल्प कर सकते हैं, कौन से सवाल पर हम फोकस करें? देखिए, मैं कुछ आपको ऑब्वियस से सवाल बता देता हूँ जो आपके दिमाग में है, लेकिन कई सारे सवाल ऐसे हैं जो आपको पता भी नहीं कि आपको पता होने चाहिए। बिल्कुल। कई बार वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जानते हैं कि हम जानते हैं। जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि हम जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं। वो यूनिवर्स बहुत बड़ा है। तो डीलिस्टिंग में और वेदांता में भी वो यूनिवर्स बहुत बड़ा है कि हमें पता ही नहीं कि अच्छा ये भी है। Exactly. तो आज हमारा फोकस शो में उसी चीज़ पर होगा कि जो हमें पता ही नहीं है कि ये भी इस प्रोविजन से ऐसे भी होता है। ये मतलब आपको सरप्राइज होंगे कई सारे प्रोविजन सुनकर और देखकर। तो बड़ी चीज़ें जो मैं बता दूं जो ऑब्वियस सी है। पहली चीज़ तो है कि भाई डीलिस्टिंग को लेकर 5 बड़ी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो है कि डीलिस्टिंग के लिए कितने शेयर चाहिए वेदांता को, वेदांता के प्रमोटर्स को, जिससे कि वो डीलिस्टिंग कर पाएँ। दूसरा ये कि अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा कि डीलिस्टिंग होगी या नहीं होगी, होगी तो किस प्राइस पर होगी, ये दूसरा बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल, डीलिस्टिंग की डिसाइड तो हो जाए लेकिन पैसा कितना है। एग्जैक्टली भाई अल्टीमेटली किस प्राइस तक प्रमोटर्स जाकर खींचकर अपनी डीलिस्टिंग कर सकते हैं, ये तीसरा बड़ा सवाल है। ठीक है। और चौथा जो इस शो की जान है जी, रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में 3 इक्के हैं। 3 इक्के? हाँ, 3 इक्के हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में, और उन्हें वो बाजी खेलनी है जी। तो उनके आज नहीं तो आमतौर पर सब लोग यही बात कहते हैं कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स डिसाइड करेंगे। करने दो ना जी, बड़े इन्वेस्टर्स को डिसाइड करने दो। हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। और इसके साथ ही एक 5वीं बात जो बहुत अहमियत वाली है और जो इस शो का सबसे बड़ा रिसर्च का जो पॉइंट हमने निकाला है, क्या क्या सावधानियां डीलिस्टिंग ऑफर को लेकर आपको रखनी चाहिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर। तो ये तमाम सावधानियां जो है ये आपको ध्यान में रखनी। तो इन सबको देखकर हमने इस पूरा शो बनाया है। बिल्कुल सर। तो क्वाइट सिंपली सारे जो आपके बड़े सवाल हैं वो हम आंसर करेंगे, और आगे आप इस डीलिस्टिंग में आपका क्या रोल होगा, आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। तो सर सबसे पहले तो यही समझा दीजिए कि अगर डीलिस्टिंग सक्सेसफुल होनी है तो कितने शेयर्स की जरूरत है, प्रमोटर्स को क्या करना है? प्रमोटर्स की राउंड फिगर में बता रहा हूँ, 50% स्टेक है, 50% बाहर है जी। ठीक है। अब उस 50% में से 40% टोटल उन्हें लेने हैं। ओके। तो आप डीलिस्टिंग, यानी कि डीलिस्टिंग के लिए जरूरी कि 90% स्टेक आ जाए प्रमोटर्स के पास में जी, तो ही डीलिस्टिंग हो सकती है। तो 40% स्टेक और आ जाए, बाकी 10% ना भी आए तो चलेगा। तो 40% स्टेक चाहिए डीलिस्टिंग करने के लिए, यानी कि 148 करोड़ शेयर यहाँ पर खरीदने होंगे प्रमोटर्स को ओपन मार्केट से। डीलिस्टिंग ऑफर में 148 करोड़ शेयर आने चाहिए ताकि आप डीलिस्टिंग करना चाहें। तो 50% से 90% उन्हें होल्डिंग ले जानी है और 148 करोड़ शेयर चाहिए। तो ब्रॉडली कहानी 148 करोड़। तो मिनिमम फिगर 90% पहुंचने के लिए 90% आना चाहिए। अगर 89% भी हुआ, 89.9% भी हुआ तो डीलिस्टिंग ऑफर फेल। ओके, फेल 90% होना ही चाहिए, बस सिंपल चीज है। तो ये 90% मार्क हिट करने के लिए लगभग 148 करोड़ शेयर्स इन्हें खरीदने हैं। ठीक है सर, अब बताइए कि डीलिस्टिंग अगर इन्हें करवानी है और सक्सेसफुल करानी है तो किसका सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिए, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। 50% प्रमोटर्स के पास है, 35% इंस्टीट्यूशंस के पास है, 34 से 35%। ठीक है। तो अगर समझिए सारे इंस्टीट्यूशंस मन बना ले कि हमें डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेना है और हमें शेयर दे देना है, तो कितना हो गया? 84-85%। बचा 15%। अब उस 15% में से 6% के आसपास इन्हें रिटेल से चाहिए जी। ठीक है। तो ये तो ब्रॉड कैलकुलेशन हो गई, लेकिन 35% जो एफआईज के और दूसरे फंड्स के पास है, इसमें भी 4 फंड सबसे बड़े हैं जी, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं। एक है LIC, दूसरा है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, तीसरा HDFC म्यूचुअल फंड, और चौथा है सिटी बैंक। इनके पास स्टेक बड़ी है। LIC 6% से ज़्यादा रखता है, 5% 4.5% ICICI प्रू के पास है, HDFC इक्विटी फंड के पास 3% और 4.5% 4.25% सिटी बैंक के पास है। तो ये 4 बड़े फंड हैं जिनके पास बड़ी हिस्सेदारी है, और टोटल 34-35% है फंड्स के पास।
तो ये तो सारे बड़े नामी इन्वेस्टर्स हैं सर। अगर इसमें किसी की अहम भूमिका है तो वो चाबी किसके हाथ में? चाबी एलआईसी के हाथ में। एलआईसी के पास। हाँ, आमतौर पर एलआईसी मन बनाए तो ही काम होगा। अच्छा। अगर एलआईसी ने सोच लिया कि हमें डीलिस्टिंग ऑफर में दे देना है जी, तब तो ठीक। लेकिन अगर एलआईसी ना माने या एलआईसी को जो भाव चाहिए, वही सवाल है। तो वो की ट्रिगर है कि एलआईसी डीलिस्टिंग में देना चाहती है, नहीं देना चाहती है, और देना चाहती तो किस प्राइस पर देना चाहती है। तो पहला सवाल देना चाहती है या नहीं जी। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि ना देना चाहे। ओके, भाव अच्छा मिला तो क्यों नहीं बेचेगी एलआईसी? हाँ, ये भी कोई भी बेचेगा जी भाई। लाइफ टाइम हाई के ऊपर का ऑफर आए तो कौन नहीं बेचेगा? पर उनके लिए अच्छी कंपनी है सर, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो पोर्टफोलियो में भी रही। हाँ, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन यही स्टॉक आप 60 और 80 रुपए में चलता था। हाँ, 6 महीने पहले। सही बात है। और आज डीलिस्टिंग की वजह से अगर 140 है, 135 है, और अगर डीलिस्टिंग आपको अच्छी मिले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और अच्छा, एक चीज और है दीप, अगर डीलिस्टिंग ना हो तो क्या, भाव तो वापस नीचे आ ही जाएगा। तो इसलिए फंड्स भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं कि ये पैसा आ जाए, ये कहाँ लगा सकता हूँ मैं और कहाँ ज्यादा कमा सकता हूँ। आप देखिए ना, पिछले 6 हफ्तों में सारे मेटल स्टॉक्स कमजोर हुए हैं, जबकि ये 7-8% बढ़कर आया है वेदांता। डीलिस्टिंग की वजह से ही मेटल स्टॉक्स पूरे ग्लोबली जितने मेटल स्टॉक्स हैं उनमें सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक पिछले 6-8 हफ्तों में जी। वो इसी वजह से कि डीलिस्टिंग ऑफर का कंफर्ट है नीचे। तो एलआईसी का सबसे बड़ा रोल रहेगा। और एलआईसी के रोल के हिसाब से दीप जो है ना, इनके पास है लगभग 23-24 करोड़ शेयर, 23 करोड़ 67 लाख शेयर प्रिसाइजली। और ये बेचेंगे, अगर ये बेचने का मतलब टेंडर करेंगे तो ही डीलिस्टिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो एलआईसी ने अगर नहीं किया तो फिर ये डीलिस्टिंग बट करेंगे, भाव क्या है वही इंपॉर्टेंट है। तो सर लाख टके का सवाल तो वही है कि एलआईसी अगर पार्टिसिपेट करेगा, अगर बेचेगा तो किस भाव पे बेचेगा? हाँ, ये मुश्किल सवाल है, इसका जवाब शायद एलआईसी के बोर्ड के पास ही होगा, हमारे पास तो नहीं है। लेकिन हाँ, हम अंदाजा लगा सकते हैं। देखा, अंदाजा लगाने के पहले मैंने जो अंदाजा लगाया कि एलआईसी की होल्डिंग की कॉस्ट, एग्जैक्ट कॉस्ट मेरे पास नहीं है। ओके, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि एलआईसी की होल्डिंग जो है ये 6.25-6.5%, जो 23 करोड़ 67 लाख शेयर है, उसकी कॉस्ट अंदाज से 220-225 के पास होनी चाहिए। ओके, 220-225 के पास होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कैसे एलआईसी ने वित्त वर्ष 2019 की पहली तिमाही, 18 की पहली तिमाही में जो खरीदे थे, कुछ लगभग 3.25-3.5% स्टेक खरीदी, 3.34%, वो 240 रुपये की एवरेज प्राइस में खरीदी। मैंने क्या किया है, किस क्वार्टर में कितनी स्टेक खरीदी है जी, और उस क्वार्टर की मैंने एवरेज प्राइस निकाल दी। ओके, अब ये एग्जैक्टली पैसे टू पैसा जरूरी नहीं कि सही हो, हमने एवरेज निकाली है। पर अच्छा एस्टिमेट निकाला है। और कैसे निकालेंगे, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, तो हमने एवरेज निकाली। और उसके पहले 5.5% हिस्सेदारी एलआईसी के पास थी, उसकी 191 रुपए के आसपास की एवरेज आती है। तो ब्रॉडली हमारी कैलकुलेशन ये कह रही कि 220-225 रुपए एलआईसी की एवरेज होल्डिंग प्राइस होनी चाहिए, जो गलत भी हो सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये हमने कैलकुलेशन हमारे हिसाब से की है। अब बड़ा सवाल क्या है, अगर एलआईसी 225 रुपए से नीचे शेयर टेंडर करता है, समझिए मान लिया 225 कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट हो, 225 कॉस्ट है, 224 में टेंडर किया तो उसको 24 करोड़ रुपए का नुकसान है, जितने शेयर है। बिल्कुल। अगर 150 रुपए की जो बात आमतौर पर मार्केट में चल रही है कि आप 150 करोड़ रुपए में सोचते हैं कि अगर डीलिस्ट होगा तो 1800 करोड़ का लॉस बुक करना पड़ता है एलआईसी लॉस बुक करे, इसकी संभावनाएं कम है। एलआईसी को पड़ी नहीं है कि लॉस बुक करे। सही बात है। क्यों करेगी? या फिर उसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन इन्वेस्टमेंट कमेटी में चाहिए कि चलिए लॉस बुक कर लेते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि 6 महीने पहले 60-80 रुपए भाव चलता था, आज अच्छा मिल रहा है, बेच रहे हैं, तो इसको हम कहीं और लगाएंगे। वो प्रॉपर प्रोसेस से हो सकता है। अदरवाइज एलआईसी आमतौर पर ये प्रीफर करती है कि हमारी कॉस्ट तो मिले, जो आप हम एलआईसी सब जाते हैं। अगर मैंने भी वेदांता के शेयर खरीदे तो मैं ये तो चाहूंगा कि मेरी कॉस्ट के नीचे डील, मैं लेके पड़ा रहूंगा 10 साल 5 साल इंतजार करूंगा, लेकिन मैं लॉस में नहीं बेचूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो एलआईसी अगर वो सोचे तो फिर मामला मुश्किल है। 150 रुपए में देने का मतलब 1800 करोड़ सीधा आपने अपनी बुक्स में लॉस ले लिया, और एलआईसी का आईपीओ भी लाना है। बिल्कुल। तो एलआईसी लॉस तो दिखाना नहीं चाहेगी, वो भी इतना बड़ा। हाँ। तो अब ये एलआईसी के ऊपर है कि एलआईसी किस भाव में बिड करती है। बिड तो करेंगे, लेकिन किस भाव में करती है ये इंटरेस्टिंग है। और अगर उनकी कॉस्ट 190 है तब भी 40 रुपए लॉस होता है 150 रुपए पे जी। 200 रुपए है तो 50 होता है, 225 अगर हमारी कैलकुलेशन से होता है तो 75 रुपए के हिसाब से 1800 करोड़ का लॉस होता है। तो एलआईसी क्या करेगी ये इंटरेस्टिंग है। तो एलआईसी क्या करेगी ये इंटरेस्टिंग है। अगर 220-225 के आसपास एलआईसी की कॉस्ट है तो फिर किधर डीलिस्टिंग आती है, वहां पर देखना जरूरी है। तो सर सवाल यही बनता है कि अगर 150 के आसपास अभी स्टॉक चल रहा है या वहां पर मार्केट की बात चल रही है, तो प्रमोटर्स के पास क्या इस समय इतने पैसे हैं, और अगर इतना प्रीमियम देना पड़ेगा उन्हें ताकि एलआईसी भी खुश हो, बाकी इन्वेस्टर्स भी खुश हों, तो उनको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी ये डीलिस्टिंग करने के लिए?
देखिए अब इसमें सिंपल चीज है कि आप किस प्राइस पे डीलिस्ट करते हैं उस हिसाब से आपको पैसे चाहिए। 100% डीलिस्टिंग करने के लिए 27,800 करोड़ रुपए आपको चाहिए। 150 रुपए के करंट प्राइस पर अगर 140 है, 137 है, 150 रुपए पे आप करेंगे तो आपको चाहिए 27,800 करोड़। ओके, ठीक है। 160 पे करते तो 29,600 करोड़। इस तरह से अगर आप बढ़ाते जाएं, समझिए 200 रुपए पे करते तो 37,000 करोड़ रुपए चाहिए जी। 225 पे करते हैं तो 41-42,000 करोड़ रुपए चाहिए और 250 पे करते हैं तो 46,300 करोड़ रुपए चाहिए। ये आपके लिए अलग अलग प्राइस पे, अब जिस प्राइस पे डीलिस्टिंग फाइनल होती है उस प्राइस के हिसाब से पैसों की जरूरत होगी। ये सिंपल चीज़ है। तो मिनिमम अगर 150 पर भी करना है तो 27,800 28,000 करोड़ तक की इन्हें ज़रूरत है। प्रमोटर्स के पास इतने पैसे हैं सर, कितने जुटाए हैं अभी तक इन्होंने? देखिए 3.1 बिलियन डॉलर है। ओके, ये जो तो ये जुटा लिए, ये तो जुटा लिए। Okay. ये तो सबको पता है कि 3.1 बिलियन डॉलर ये जुटा चुके हैं। ये तो बहुत क्लियर कट है। ठीक है, ठीक है। इसमें इसका मतलब हो गया आपका करीबन 23,000 करोड़ रुपए के आसपास, 23,000 करोड़ रुपए के आसपास। जो सोर्सेज बता रहे हैं, अब कंफर्म है कि नहीं पता नहीं, कि 600 मिलियन डॉलर के आसपास का अरेंजमेंट और करके बैठे हैं वो। अगर उस हिसाब से आप 100% देखें कि आप ये मान के चलिए 100% लेना है इनको। ओके, भले ही एक बार वो 90% के आसपास का अरेंजमेंट करके चलें, लेकिन ये मान के चलिए 100% लेना है तो 100% इन पैसे से जो 23,000 करोड़ ये है और 4,500 करोड़ 4,400 करोड़ और अतिरिक्त जुटाने की जो बात चल रही है उनकी, वो मिलाकर आप देखें तो 148 रुपए के आसपास तक उनकी कैपेसिटी है। तो अभी जो ब्रॉडली दिख रहा है 150 रुपए के ऊपर की फंड की अरेंजमेंट नहीं है एज ऑफ टुडे। हाँ, ये हमें नहीं पता। अगर है तो अनिल अग्रवाल सबको पता होगा, वेदांता के टॉप मैनेजमेंट को पता होगा। और अगर उन्हें नेचुरली, देखिए हर आदमी एग्जाम में जाने के पहले अपनी अपनी तैयारी करता है। उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाई होगी, प्लान ए ये, प्लान बी वो, प्लान सी, प्लान डी तक भी गए होंगे। तो पता नहीं कि हर केस में क्या हो सकता है इमरजेंसी में और कहाँ से कैसा पैसा आ सकता है। पैसा आने में कोई बड़ी बात नहीं कि ना आए, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि 148-150 के ऊपर की ताकत नहीं है डीलिस्टिंग कराने की। ओके, 148-150 रुपए के ऊपर की ताकत नहीं है, ये मान के चलिए। तो ये 100%। और इसमें भी मैं एक चीज़ आपको और क्लेरिफाई कर दूं कि जो हम बात करें कि डीलिस्टिंग के लिए कितने शेयर, जो 148 करोड़ शेयर की हम जो बात कर रहे हैं, वो 148 करोड़ 100% हो जाते हैं। अगर 148 करोड़ शेयर हम लेते हैं तो पूरा 100% है, ठीक है ना। तो अगर उसमें से आप बजाय 50% के 40% कर दें, करेक्ट, यानी कि आपको डीलिस्टिंग के लिए 90% तक ही पहुंचना है, तो फिर आपको 130 करोड़ के आसपास, 135 करोड़ 130 करोड़ के आसपास शेयर आएंगे, उससे भी काम चल जाएगा। 134-135 करोड़ के आसपास का बनता है आंकड़ा, तो उससे भी काम चल जाएगा। तो एक बार डीलिस्टिंग के लिए आपका आंकड़ा 134 करोड़ शेयर भी आ जाए तो आपका ऑफर तो निकल जाएगा, लेकिन लेने आपको 148 करोड़ है शेयर, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ जी। तो अब प्रमोटर्स के पास में जो अभी तक फंड्स का अरेंजमेंट है उसके हिसाब से लगता है कि 148 रुपए के आसपास वो डीलिस्टिंग करा सकते हैं। और ये सारे उन्होंने लोन्स ही लिए हैं सर? हाँ, नेचुरली देखिए लोन क्यों लिए हैं, लोन लेकर अल्टीमेटली देखिए प्रमोटर्स डीलिस्ट करवा रहे हैं, राइट। तो प्रमोटर्स स्टेक खरीदेंगे, वो स्टेक खरीद के जो उनके पास शेयर आ जाएंगे। अब शेयर आने के साथ साथ कंपनी में जो कैश है वो भी उनके पास आएगा और उससे वो लोन चुकता करेंगे, सीधी सी बात। सवाल तो सर वहीं पर फिर अब इंटरेस्टिंग सवाल तो यहीं पर बनता है सर कि इतने लोन्स ले रहे हैं और लेट्स से इनकी डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो गई, डीलिस्टिंग के बाद क्या होगा? क्योंकि कैश रिच तो बहुत कंपनी है ये, और साथ ही हिंदुस्तान जिंक का भी कैश है इनके पास सर। हाँ है, बिल्कुल है। हिंदुस्तान जिंक में 25,000 करोड़ के आसपास का कैश है, 25,500 करोड़ का कैश है। और अगर हिंदुस्तान जिंक अपना पूरा का पूरा कैश वेदांता के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर दे तो वेदांता के लिए पर शेयर 45 रुपए के आसपास का डिविडेंड बनता है, सिर्फ हिंदुस्तान जिंक से। प्लस हिंदुस्तान जिंक के पास ढेर सारा वो है सिल्वर माइन, एक तरह से आप कह सकते हैं। सिल्वर के पुराने स्टॉक्स बड़े पड़े हैं। सिल्वर 60-65 हज़ार रुपए पे ट्रेड भी कर रही है, लाइफ टाइम हाई के आसपास। लाइफ टाइम हाई तो नहीं, लेकिन काफ़ी मजबूत अच्छा ट्रेड, अच्छे ऊपर के भाव पे है। अगर हिंदुस्तान जिंक और कैश रेज कर ले और वो कैश रेज करके पूरा का पूरा डिविडेंड बांटे तो वेदांता को मिल सकता है। वेदांता के पास जब ये आ जाएगा और समझिए खुद के पास वेदांता के पास अपना कैश है 23,000 करोड़ के आसपास का, तो कुल मिलाकर वेदांता के पास मिलकर 39-40 हज़ार करोड़ रुपए का कैश बन सकता है। और यहीं से पैसा वापस प्रमोटर को आएगा।
तो मतलब अगर डीलिस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो एक बड़ा डिविडेंड आने वाला है, ऐसा मान के या तो देखिए प्रमोटर के पास ऑप्शन क्या है, समझिए डीलिस्टिंग सक्सेसफुल कब होगी, जब 90% शेयर आ गए जी, ठीक है। तो अब 90% शेयर आने के बाद अगर प्रमोटर्स बड़ा डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड किसको मिलेगा, 90% प्रमोटर खुद को मिलेगा, 10%, 5%, 8% जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर रह गए उनको मिलेगा, करेक्ट। तो या तो वो एक तरीका है कि वो कंपनी से पैसा डिविडेंड के तौर पर निकाल लें और ये जो पैसा है इससे उन्हें लोन चुकता करना है, जो $3 बिलियन का लोन लिया है, करेक्ट। तो ये वैसे लोन चुकता करना होगा, एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो है वो ये है कि प्रमोटर के पास 50 तरीके होते हैं कंपनी से पैसा निकालने के, जरूरी नहीं कि वो डिविडेंड ही दे, है ना। और स्पेशली जब प्राइवेटली हेल्ड कंपनी हो जाए, पब्लिक कंपनी ना रहे, तो फिर आपके पास लोन ये वो घुमा फिरा के पैसे लेने के भी बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, करेक्ट। तो वो दूसरा तरीका भी हो सकता है। अब क्या तरीका होगा, कैसे वेदांता से पैसा वापस प्रमोटर के पास जाएगा, इसका अंदाजा मुझे नहीं है, लेकिन ये दो तरीके मुझे दिखते हैं। एक तरीका ये जिसमें बड़ा डिविडेंड बांट दे, और डिविडेंड में क्या 5-7% बाहर चला गया तो क्या फर्क पड़ता है, सही बात। तो आपकी 5-7% ही कॉस्ट हुई ना, कंपनी से पैसा तो निकल गया। और दूसरा तरीका क्या है कि आप वो 5-7% भी बचाना है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के नाम पे कुछ देना ही नहीं है, तो आप घुमा फिरा के कर लें। और तीसरा तरीका एक और है कि डिविडेंड दे लेकिन 1 साल बाद, हाँ वो एक और तीसरा तरीका, लेकिन हो सकता है 1 साल बाद भी, ऐसा तो है नहीं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर जीरो हो जाएंगे जी, कुछ ना कुछ तो बचेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शेयर लेके रखेंगे, ऐसा तो है नहीं कि भले डीलिस्ट कर लो, नहीं बेचेंगे तो नहीं बेचेंगे, रखेंगे तो रखेंगे। तो आपके लिए 5-1% तो डिविडेंड बाहर देना कोई बड़ी बात नहीं है, उतना तो कोई भी प्रमोटर अफोर्ड करेगा, तो हो सकता है एक बड़ा डिविडेंड भी आ जाए। तो क्या यही वजह है कि इस साल अब तक वेदांता ने अच्छा डिविडेंड नहीं दिया, पिछले साल जो इतना कम डिविडेंड दिया, इनकी हिस्ट्री को देखें तो? हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्हें पता है कि बाद में पैसों की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दीप? इसका सॉल्यूशन यही है कि आप या तो एक काम करेंगे, अभी डिविडेंड बांट दें। अभी डिविडेंड बांटेंगे तो सबके पास जाएगा, अभी तो प्रमोटर के पास 50% की हिस्सेदारी है, 50 बाहर जाने वाला है। अगर डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल होता है तो 90% प्रमोटर के पास होगी, तो ये 40% उनके पास आएगा। रीजन भले कुछ भी हो कि भाई कोरोना की वजह से नहीं दे रहे हैं या बाद में देखेंगे या जो भी हो, वो अपनी जगह हो सकता है, जस्टिफाई भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली नहीं डिविडेंड देने के पीछे एक कारण ये तो मजबूत है ही ना कि अगर आपको डीलिस्ट करना है। समय है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, पर ब्रेक के बाद कई सारे और सवाल हैं इस डीलिस्टिंग प्रक्रिया को लेकर, जिसके बारे में अनिल जी आपको बताएंगे। 2 मिनट में लौटेंगे हम वेदांता की डीलिस्टिंग की पाठशाला के साथ। जी बिजनेस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं वेदांता डीलिस्टिंग की पाठशाला को, और कुछ और सवाल हैं जो आपके होंगे इस डीलिस्टिंग प्रक्रिया को लेकर, तो चलिए अनिल जी से उनके बारे में ही जानते हैं। अब जरा सबसे बड़ा सवाल है, ये बताइए किस भाव पर होगी डीलिस्टिंग, आप कैसे? इसका जवाब आ रहा है स्क्रीन पर, आप देखिए किस भाव पर डीलिस्टिंग होगी। इसका जवाब फुल फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन मार्क। सिंपल, किस भाव में डीलिस्टिंग होगी नहीं पता, नहीं पता, किसी को नहीं पता। वो सिर्फ वेदांता और अनिल अग्रवाल बता सकते हैं कि सर रेंज की तो बात हो रही है 150 से 500। लेकिन हर आदमी का अपना अपना अंदाजा है। एक चीज ये कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे तो नहीं होगी, ओके, ये चीज तो आप कंफर्ट लेके चलिए कि 130-35 के नीचे नहीं होगी, ठीक है। मोस्ट लाइकली जो दिखती है वो 150-55 के आसपास दिखती है, मोस्ट लाइकली, ओके, जो आपका फंड का अरेंजमेंट अभी है। अब बाकी ऑप्टिमिस्ट सिनेरियो जो आप वो कहते हैं बुल केस सिनेरियो की, जिसमें सबसे बढ़िया हो, उसमें लोग 175, 200, 225, 250 कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रमोटर्स की कंपनी की इतनी ताकत है कि वो 250 पे, 225 पे, 200 पे डीलिस्टिंग करा सके। इनफैक्ट 175 पे भी करवा ले तो इसे मैं बड़ा अचीवमेंट मानूंगा, और वो शायद प्लान बी सी डी तक होगा। प्लान ए और प्लान बी में तो आप 150 के ऊपर भी नहीं जा सकते, ओके, है ना, वो उसके ऊपर भी नहीं जा सकते। तो अगर आप ये सोचते हैं कि 175-200 होगा, तो फिर वो प्लान सी और प्लान डी से कैसा पैसा रेज करेंगे और कहाँ से पैसा आ सकता है, उसके बेसिस पे वहाँ जाकर हो सकती है। तो मेरा ये समझना है कि रियलिस्टिक सिनेरियो, सही और गलत में नहीं जा रहा, ये 150 रुपये में डीलिस्टिंग होती है वो सही है गलत है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ हो सकती है, जो आपका सवाल है, तो उस सवाल का जवाब ये है कि ज़्यादा संभावना ये है कि डीलिस्टिंग 150-55 के आसपास हो, 140 से 155, 160 की रेंज हो सकती है। इसके ऊपर अभी तक के अरेंजमेंट से तो नहीं दिख रहा है। मैं जो है सामने बता रहा हूँ। फिर मैं डिस्क्लेमर यहाँ पर देना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता है डीलिस्टिंग किस प्राइस पर होगी,
हम सिर्फ एक कैलकुलेशन जो अब तक फंड रेज किए हैं जी, जिस हिसाब से कंपनी की बैलेंस शीट है, जिस हिसाब से वो पैसा वापस किस तरह से आएगा, किस तरह से चुकता होगा, ये सारी चीजें भी तो आपको देखनी होगी ना। तो उसके बेसिस पे लगता है 140 160 ये रेंज होनी चाहिए जिस पर डीलिस्टिंग करने की कंपनी कोशिश करे, और डेटा वो पूरे के पूरे उस हिसाब से मैच करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पर तो डीलिस्टिंग के भाव पर तो इस समय गारंटी नहीं है, पर देखते हैं किस लेवल पर फाइनली निकल कर आता है। अब सर रिटेल निवेशकों की बात करते हैं। अगर मैं डीलिस्टिंग में टेंडर करना चाहता हूं या मैं सोच रहा हूं डीलिस्टिंग के बारे में, तो मुझे क्या सावधानियां रखनी चाहिए, मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए? हाँ, ये इस शो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। पहली चीज़ तो है कि आप अब से लेकर गुरुवार तक 9 अक्टूबर तक जितनी बार आपको बिड करनी है, ऊपर नीचे आगे पीछे कैंसिल, ये वो कर लो। हाँ, जो मर्जी है करो। मतलब वो प्री ओपनिंग सेशन कैसे होता है, 9 बजे से 9:05 मिनट तक जो भाव डालना डालो, लेकिन 9:07 के पहले अपने ऑर्डर मॉडिफाई कैंसिल जो करना है कर लेना। सिमिलरली आप जब इसमें, हालांकि इतना किसी को टाइम नहीं है कि बार बार जाके करें, बट आपके पास ये ऑप्शन है। 8 तारीख को जब ऑफर बंद होगा तब तक आप अपनी बिड कैंसिल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आपके लिए है पहली चीज। एक बार आपने बिड दे दी, अब इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम जी कि सपोज ऑफर सक्सेसफुल होता है। सक्सेसफुल कैसे कि 90% पहुंच गया, यानी कि 40% शेयर आ गए तो सक्सेसफुल। भाव छोड़ दीजिए, किस भाव पर आते हैं, 500 रुपये पे आते हैं, 1000 पे आते हैं, वो छोड़ दीजिए। देखिए, ऑफर सक्सेसफुल होने की 2 कंडीशन होती है। कोई भी डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल कब होगा, जब कंपनी ऑफर लेकर आती है और जब वो ऑफर मार्केट में, और वो जितना शेयर उनको 90% पहुंचने के लिए चाहिए उतने बिड हो गए, तो पहली सक्सेस हुआ है। और उसके बाद कंपनी किस प्राइस पर एक्सेप्ट करती है या शेयर होल्डर्स किस प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं, वो दूसरा है। जैसे कि आपने देखा ना हेक्सावेयर के केस में 265 वाला, 264 वाला, 475 का ऑफर कंपनी ने दिया, सबने एक्सेप्ट कर लिया है, वो हो गया। लेकिन उससे पहले 90% तक आना जरूरी है होल्डिंग। तो इस केस में भी ये कि पहले 1,35,00,000 शेयर, 135 करोड़ शेयर जो है, 148 करोड़ होगा ना, 148 करोड़ ओवरऑल। आई थिंक 90% 148 करोड़। अच्छा, हो सकता है कैलकुलेशन जो भी हो, बट 90% तक पहुंचना है। जो 90% तक आपको पहुंचना है, सिंपल चीज है। तो 90% अगर आप पहुंच गए तो आपका ऑफर सक्सेसफुल है। ओके। अगर 90% नहीं पहुंचे तो ऑफर ही खत्म, सब कुछ खत्म। उसके बाद बात ही मत करो, आया था ऑफर भूल जाओ। सो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर 90% तक नहीं पहुंची होल्डिंग प्रोमोटर्स की तो ऑफर ही फेल हो गया। और ऑफर फेल है तो सब कुछ फेल है। ठीक है, अब समझिए 90% होल्डिंग पहुंचती है, ऑफर की प्राइस क्या है, 87 रुपये 40 पैसे जी, जो कंपनी ने ऑफर प्राइस दी है, इंडिकेटिव प्राइस जी। अब समझिए बुक बनती है 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये। अब प्रमोटर क्या करेंगे, प्रमोटर एक काउंटर ऑफर देंगे जी, और वो काउंटर ऑफर देकर ये कहेंगे, और काउंटर ऑफर की डेट आएगी 13 अक्टूबर। ओके। काउंटर ऑफर में वो बोलेंगे देखिए भाई आप तो 250 मांग रहे हैं, हमारी तो ताकत नहीं है, हमारा रिवाइज ऑफर है 150 रुपये, 155 रुपये, 160, 175, जो भी लो, नेगोशिएशन। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब एक रिवाइज ऑफर, काउंटर ऑफर अगर प्रमोटर की तरफ से आ जाता है तो आपको अपनी बिड कैंसिल करना जरूरी है, अगर आपको उस प्राइस में नहीं देना है तो। फर्ज करें इस केस में 150 रुपये प्रमोटर रिवाइज ऑफर देते हैं, अगर आपको 150 में शेयर नहीं देना है तो आपको अपनी बिड कैंसिल करनी पड़ेगी। अगर मैंने हायर प्राइस पे बिड डाली है तो भी कैंसिल, जो भी प्राइस पे मैंने बिड डाली है कैंसिल करनी, अगर मैं खुश नहीं। अगर आपने बिड कैंसिल नहीं किया, आपके शेयर एक्सेप्टेड माने जाएंगे कि आपने रिवाइज ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ये चीज बहुत बड़ी है। अगर कोई आदमी ये सोचता है मुझे 250 से नीचे बेचना ही नहीं, कुछ भी हो जाए, तो उसको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आपने काउंटर ऑफर के वक्त अपनी बिड 250 रुपये से 150 रुपये नहीं की है, या तो नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 250 रुपये पे आपने बिड डाली हुई और आप ये सोचते हो कि नहीं मैं तो कैंसिल नहीं करूंगा, तो आपके 150 रुपये में एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी, ये ध्यान रखना जरूरी, कैंसिल कर दें। तो आप अपने अगर रिवाइज ऑफर आए, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं देना है, अगर आपको देना है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो भी है खत्म करो तब तो ठीक है, लेकिन नहीं देना तो आप अपनी बिड जरूर करें। दूसरी सावधानी जो दीप रखनी है वो ये कि डीलिस्टिंग ऑफर सिर्फ बीएसई पर है, एनएसई पर नहीं है। तो आमतौर पर तो आजकल हर ब्रोकर के पास दोनों एक्सचेंजेस होते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों के पास बीएसई के टर्मिनल्स ना हो, ये हो, और अगर आपको अपनी बिड लगानी तो आप अपने ब्रोकर से पहले संपर्क कर ले कि भाई मुझे बिड लगानी, कैसे लगाऊं, वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वो ब्रोकर हैंडल कर लेगा, वो ब्रोकर हैंडल करेगा, और नहीं तो शायद हो सकता है कि आपको
आपको एक ऐसे ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़े जिसके पास बीएससी का कार्ड है, तो वो आप में जिनके पास बीएससी भी है तो वहाँ आपको खुलवाना पड़ सकता है। तो खाली बीएससी पर ही हो रहा है, ये ध्यान में रखिए। ओके सर, अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है सर, यही जानना ज़रूरी है और यही आप बताइए। रिटेल इन्वेस्टर्स, आपने बोला था हमारे पास 3 इक्के हैं, क्या है हमारे पास ये 3 इक्के? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि अगर मैंने 8 अक्टूबर को शेयर नहीं दिए तो मेरा क्या होगा। आपका कुछ नहीं होगा, चिंता ना करें, कोई चिंता ना करें, कोई चिंता ना करें, आपका कुछ नहीं होगा, कोई चिंता ना करें। पहली चीज़ क्यों? क्योंकि जब कंपनी डीलिस्ट होती है, डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल हो जाता है, प्राइस आ जाती है, सब कुछ आ गया, ये भाव भी आ गया, इस भाव में तब भी आपके पास 1 साल का समय है। डीलिस्टिंग बंद होने के बाद, डीलिस्टिंग बंद होने के बाद 1 साल का समय है। 1 साल तक आप कंपनी को उसी प्राइस पर कभी भी शेयर दे सकते हैं जो कंपनी ने सेट किया। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं ताकि आपको 475 रुपए पे हेक्सावेयर की डीलिस्टिंग होगी जी। डीलिस्टिंग होने के बाद आप 1 साल तक कभी भी जाकर हेक्सावेयर को शेयर दे दीजिए, वो एक्सेप्ट करेंगे। ओके, वो ऑफर 1 साल तक खुला रहता है, तो आपको कोई हड़बड़ी और जल्दी करने की जरूरत नहीं। समझ गया सर, आपके पास पूरा टाइम है, ठीक है, पहली चीज। लेकिन अब इसमें एक कैच है जी। कैच क्या है? अगर समझिए आप डीलिस्टिंग ऑफर में शेयर नहीं देते हैं जी, और आप बाद में जाकर कंपनी को देते हैं, तो डीलिस्टिंग ऑफर में आपके एसटीटी वगैरह लगते हैं और उस हिसाब से इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। आई डोंट नो एसटीटी लगता है नहीं लगता है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप बाद में आप शेयर ऑफर करते हैं ऑफ मार्केट समय निकलने के बाद, तो उस पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। ओके, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सपोज आपने बहुत पहले के नीचे के दाम पे जिसके पास ऊपर के भाव के हैं उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनके तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है ही नहीं, तो कोई उनका तो दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जिन लोगों ने नीचे के दाम पर ले रखा है, लंबे समय से ले रखा है, सपोज किसी के पास 10 रुपये का वेदांता पड़ा है, तो उसके लिए ये इशू आएगा कि भाई मेरे पूरा टैक्स लग जाएगा। लेकिन उसका भी एक तरीका मैंने ढूंढा है जी। उसका तरीका क्या है? जैसे आज हेक्सावेयर का ऑफर हो गया, हेक्सावेयर आज भी ट्रेड कर रहा है ना, 475 रुपए की डीलिस्टिंग प्राइस है, 468 रुपए पे ट्रेड करता है, 7 रुपए नीचे। यानी कि क्या है? यानी कि वो कौन है जो 467 में 68 में खरीद रहा है? कोई तो है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके 468 में खरीद के 475 में टेंडर कर दो, 100% एक्सेप्टेंस है। तो ऐसे में आपको जो टैक्स का बेनिफिट लेना है, आप मार्केट में 1.5-2% नीचे बेच देंगे, आपका बिक जाएगा और एसटीटी वहां पे करेंगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाएगा। ये रास्ता भी मैंने बता दिया है, ये सीए होने का फायदा है। तो आप चाहें तो हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा कम मिलेगा और प्लस आपका 2 महीने बाद ऑफर जाएगा। जैसे अभी डीलिस्टिंग ऑफर खत्म हुआ, अगर आप अभी नहीं देंगे तो आपको 2-1 महीने का ब्याज छोड़ना पड़ सकता है। अगर आप 2 महीने का ब्याज छोड़ने को तैयार हैं और उसके पीछे आपके हाथ में शेयर हैं, तो आप मत करिए। 1 साल है आपके पास, कोई जल्दी नहीं है। 1 साल तक आपका शेयर आराम से जाएगा। और 2% होता कितना है वेदांता में? 130 से 140 रुपये वाले शेयर में क्या 2% है? कुछ भी नहीं, मुश्किल से 3 रुपया, 3 रुपये बस। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए ये पार्ट। तो ये एक आपने बड़ी बात बता दी कि 1 साल तक हम शेयर दे सकें। दूसरा इक्का क्या है? दूसरा इक्का ये कि देखिए, अल्टीमेटली वेदांता के पास जो कैश है, हिंदुस्तान जिंक से भी जो पैसा आएगा जी, वो कहीं तो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसी न किसी तरीके से, तो प्रोमोटर के पास पहुंचेगा, जिससे कि वो लोन ले रहे हैं वो लोन चुका पाए। क्या वो एक डिविडेंड हो सकता है? हाँ, यही बात है। और अगर वो डिविडेंड हो सकता है तो क्या वो डिविडेंड 1 साल के भीतर आ सकता है? अगर 1 साल के भीतर बड़ा डिविडेंड आए और वो डिविडेंड, तो ये एक लॉटरी भी हो सकती है वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए कि मैं शेयर टेंडर ना करूं, मैं इंतज़ार करूं डिविडेंड आने का। और अगर मेरी कैलकुलेशन बोलती है कि 100, 107 रुपये, 105 रुपये का डिविडेंड टोटल बनता है, कितना आए, क्या आए, नहीं आए पता नहीं, लेकिन मुझे एक चांस लेने में क्या हर्ज है? सही बात है। अगर वो डिविडेंड आए तो इन एनी केस किसी भी वक्त, सपोज 150 रुपये में डीलिस्टिंग होती है, तो 150 में तो 1 साल तक वेदांता को आपको शेयर लेना ही लेना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इस बीच में डीलिस्टिंग होने के बाद 90% से ज़्यादा स्टेक प्रोमोटर के होने के पास अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर करता है, वो डिविडेंड आपके लिए एक्स्ट्रा है, वो लॉटरी है, जैकपॉट है। हाँ। तो आपके लिए डीलिस्टिंग 150 नहीं, 150 प्लस डिविडेंड, वो 50 रुपये है, 100 रुपये है, 150 रुपये, मुझे नहीं पता, लेकिन वो प्लस 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 हो सकता है। ये एक हाइपोथिकल सिचुएशन में लॉटरी लग सकती है। हालांकि इतना आसान काम नहीं है। वेदांता ग्रुप पूरी सोच समझ के करेगा कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास ये डिविडेंड ना जाए। हर प्रोमोटर करता है, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन है, 5% ही अगर बचा बाहर और वो बड़ा डिविडेंड दे दे तो
आपकी लॉटरी लग सकती है, ये दूसरा इक्का आपके हाथ में। तो मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो की डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो जाए, मैंने शेयर्स नहीं दिए हैं और फिर वो डिविडेंड, और फिर भी 1 साल बाद में जब खत्म होना हो उससे पहले मैं टेंडर करूँ। और अगर इस बीच में डिविडेंड, अच्छा स्मार्टली ये भी हो सकता है कि 1 साल पूरा होने के बाद डिविडेंड दे, तब तक का वो अरेंजमेंट कर ले। और देखिए जिन लोगों ने लैंड किया है वेदांता को, वो भी समझते कि पैसा तो आने वाला है, आज नहीं तो कल आएगा ये। लेकिन क्योंकि आप 1 साल के बाद अगर आपने शेयर रखा तो फिर आपके पास कुछ रहा नहीं, वो कागज रह गया एक तरह से, क्योंकि ठीक है आप शेयर होल्डर है, जब जब डिविडेंड आएगा आपको मिलता रहेगा। उसके अलावा आपकी ट्रेडेबिलिटी खत्म हो जाती है, ट्रेड नहीं कर पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, डेड इन्वेस्टमेंट हो गया खाली डिविडेंड के अलावा। इसलिए ये एक बड़ा पॉइंट है। और तीसरा इक्का जो आपके पास में है, सपोज आपने आज डीलिस्टिंग ऑफर में आपने टेंडर कर दिया, ठीक है, शुक्रवार को लास्ट डे है 8 तारीख को। अगर डीलिस्टिंग ऑफर फेल होता है कि 90% तक पहुंचा ही नहीं, तो सोमवार को क्या होगा? नीचे 10%, 15%, 20%, 100 रुपये हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। 100 पे रुकेगा, 110 पे रुकेगा, 120 पे रुकेगा, 125 पे, मुझे नहीं पता, लेकिन नीचे तो पक्का ही जाना है जी। डीलिस्टिंग ऑफर फेल होना मतलब ये शेयर होल्डर के लिए अच्छा तो है ही नहीं किसी भी लिहाज से। अगर आपने शेयर डीलिस्टिंग ऑफर में टेंडर कर दिए, आपके पास शेयर किधर है? जब तक शेयर वापस नहीं आएंगे तब तक तो आप बेच ही नहीं सकते। अगर आपके हाथ में है, नो डाउट गैप से खुलेगा, हो सकता है गैप से खुले, आपको सीधा ही वो नीचे ही दिखे, लेकिन फिर भी आपके हाथ में शेयर तो है ना, आप बेचना चाहें तो बेच तो सकते हैं, करेक्ट। तो ये तीसरा इक्का आपके हाथ में, तो मैंने 3 इक्के आपके हाथ में दे दिए। 1 साल तक रखें, कोई बात नहीं, किसी भी भाव पे दे सकते हैं, बड़ा डिविडेंड आ सकता है, और डीलिस्टिंग फेल हुई तो एटलीस्ट आप बाजार में तो बेच ही पाएंगे। करेक्ट, ठीक है सर। तो अब बताइए क्या करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को? देखिए मेरे हिसाब से तो रिटेल इन्वेस्टर को कोई ज़रूरी नहीं कि वो आप टेंडर करें, नहीं करें। क्यों करें? आपके हाथ में 3 इक्के, क्या ज़रूरत है, क्या जल्दी है? डीलिस्टिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 2 महीने बाद आप टेंडर करोगे, ठीक है, प्राइस तो वही मिलेगा। हाँ, अच्छा मेन चीज़ क्या है, टेंडर क्यों करना चाहिए? डीलिस्टिंग होने में आपका इंटरेस्ट क्या है कि जितना ज़्यादा लोग टेंडर करेंगे उतना 90% पहुंचने की चांसेस ज़्यादा। सही बात है। लेकिन 1-1.5-2 करोड़ शेयर अगर रिटेल के पास है, 90% पे पहुंच, उनकी वजह से तो 90% पे पहुंचेगा नहीं, 90% पहुंचेगा तो 35% जिनके पास है इंस्टीट्यूशन वो, और नेचुरली बहुत सारे HNI इन्वेस्टर्स, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने जब 90 रुपये के आसपास शेयर था उन्होंने लेके रखे हुए, वो टेंडर करेंगे ताकि वो चाहें कि डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल हो जाए तो उनके शेयर चले जाए। तो 90% पहुंचना है तो HNI इन्वेस्टर प्लस इंस्टीट्यूशंस वो डिसाइड करेंगे। आप तो अपना हथियार अपने हाथ में रखो, आप तो दो ही मत, आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, जाने को क्या है? सही बात, जाने को क्या है? तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को डीलिस्टिंग में देना ही नहीं है, ये क्लियर नहीं नहीं, बहुत साफ कह रहा हूं मैं। और मैं बता रहा हूं, ये राय सुन के बहुत लोगों को दिक्कत हो रही होगी भी, वो बोलेगा अनिल जी ऐसा एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन मैं वो एडवाइस करूंगा जो रिटेल इन्वेस्टर के काम की है, मेरी जिम्मेदारी उनके लिए भले। और मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि रिटेल इन्वेस्टर डिसाइड नहीं करेंगे कि 90% पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये डिसाइड करने वाले बड़े लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस प्लस बड़े लोग जी। बड़े लोगों का अपना कैलकुलेशन होगा कि ये 5% कहां से आएगा, 35% इंस्टीट्यूशन से आएगा, 5% कहां से आएगा, वो सारी कैलकुलेशन होगी। तो आप रिटेल इन्वेस्टर 100, 200, 500 शेयर लेके बैठे ना, शांति से रखिए, कुछ मत करिए, देना ही नहीं आपको। क्यों नहीं देना वो मैंने बता दिया कि अगर डीलिस्टिंग ऑफर फेल होता है, 90% नहीं पहुंचता है, तो आपके पास मार्केट में बेचने का मौका तो है, बिल्कुल नहीं तो जब तक शेयर आएंगे तब तक तो भाव कुछ भी हो जाएगा, फिर आपके रह गए आपके पोर्टफोलियो में। सही बात। ये दूसरी चीज। एक और चीज, अगर आपके पास वायदा कारोबार में पोजीशन है, आपको निकल जाना चाहिए। ओके, वायदा कारोबार में अब आप पोजीशन मत रखिए, उसका रीजन बताता हूँ। 11.5 करोड़ शेयर कल थे वायदा कारोबार में, ओपन इंटरेस्ट 11 करोड़ 57 लाख शेयर, ठीक है। ये पोजीशन महीने के आखिर में गुरुवार को स्क्वायर ऑफ होगी, डिलीवरी में कन्वर्ट होगी या जीरो होगी जी। आर्बिट्राज फंड होंगे, इसमें बहुत सारे आर्बिट्राजेस हैं जिन्होंने आज खरीद के रखे होंगे कि बाद में मैं घुमा लूंगा जी। अगर ये शेयर आज नहीं बिकते हैं तो ये डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं होंगे, डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं होंगे तो ये आपके ओपन ऑफर में नहीं जा पाएंगे। और ये शेयर अगर ओपन ऑफर में नहीं गए, ये बड़ा अमाउंट है 11.5 करोड़, इनका ओपन ऑफर में जाना जरूरी है। ओके, अगर नहीं गए तो मार भी सबसे ज्यादा ये FNO वालों को ही पड़ेगी। एक एक लॉट में आपको नानी याद आ जाएगी जी। 25 रुपए 20 रुपए निकल गया ना, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप उतना ही शेयर खरीदें जितनी आपकी डिलीवरी लेने की ताकत है। FNO बैन में, अगर ये बैन में नहीं होता तो शायद शेयर नीचे आ जाता ऑलरेडी,
लेकिन ये बैन में है इसीलिए ये भाव टिका हुआ है कि आप शॉर्ट कर नहीं सकते, जिनके पास लिया हुआ है वो बेच नहीं है। तो इसलिए अगर आपके पास एफएनओ में शेयर है तो या तो आपको बुक करके निकल जाना चाहिए या आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके। क्योंकि आप सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं। अगर ओपन ऑफर फेल हुआ तो सबसे ज़्यादा मार एफएनओ में जिनकी तेजी की पोजीशन है उनकी पड़ेगी, और अगर ओपन ऑफर सक्सेसफुल हो गया और आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो भी सक्सेसफुल होकर कितना हो जाएगा? ऐसा तो नहीं कोई 250 रुपये में ओपन सक्सेसफुल होना है कि कोई 200 में होना है, वो तो होगा नहीं। तो इसलिए शॉर्ट वालों को उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग वालों को दिक्कत है। वायदा कारोबार में अगर आपकी वेदांता में लॉन्ग पोजीशन है तो आप निकल जाइए या फिर आप अपनी पोजीशन को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर ये डीलिस्टिंग फेल हो गई मान लीजिए तो क्या जो मेरे पास शेयर है मैं क्या करूँ उनका? थैंक यू वेरी मच, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, दे दीजिए तभी निकल जाओ। 100% क्यों रखना है फिर, दे के खत्म करो। कोई मतलब 140 भाव बनता ही नहीं है वेदांता का, एक्चुअली देखा जाए तो सही बात है, 140 भाव बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता वो भी बताऊं दीप। देखिए बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग प्राइस में रखा हुआ है, लोगों को ये लगता है कि वेदांता की डीलिस्टिंग बहुत औने पौने दामों पर हो रही है। उसकी वजह भी है कि वेदांता ग्रुप का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखकर लोगों को लगता है कि हमें जो पैसा वेदांता ग्रुप से शेयर होल्डर को कमाना चाहिए वो उन्होंने कमाया नहीं। ये आम थॉट प्रोसेस, आप किसी से भी बात करो यार पैसा जो बनना चाहिए वो नहीं बना, जितना अनिल अग्रवाल साहब ने बनाया उतना हमने नहीं बनाया, सही बात वो मन में कहीं न कहीं रहती है। सही बात। लेकिन आपको अभी देखना है, क्यों देखना, देखिए वेदांता ग्रुप आज 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का डेट है। तो अगर डीलिस्टिंग होगी तो आप एज ए शेयर होल्डर उस डेट का पार्ट हो, है ना। आप शेयर बेच के निकल गए तो आप उस डेट का पार्ट नहीं रहे। ये बड़ी चीज, आज डेट इतना बड़ा होना आसान है। दूसरी चीज कमोडिटी बिजनेस है, ये हेक्सावेयर की तरह नहीं कि आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि इतनी डील्स आएंगी ये आएंगी और बड़ा आसान सा बिजनेस है। 6 महीने पहले कुछ दिखता है, 6 महीने बाद कुछ और दिखता है। प्राइसेस जिस तरह से कमोडिटीज की ऊपर नीचे होती है, आप खुद देखिए उन्होंने जो इम्पेयरमेंट लिया कच्चे तेल पर और कमोडिटी प्राइसेस पर, सब वापस ऊपर आ गए, राइट। तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा। तीसरी चीज, ग्लोबल मार्केट्स में इकोनॉमिक रिकवरी कितनी अच्छी होगी, कब होगी, पता नहीं। चौथी चीज है अब कोविड के बाद और सामने आपके यूएस इलेक्शन है, ये ग्लोबल चैलेंजेस बहुत हैं, ठीक है। पांचवी चीज, ये स्टॉक ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुका है, तो आपके लिए डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट करने के बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो करने चाहिए। तो ये फेवर में मान लें कि अगर डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट करना है तो ये तो आपके पास ये सारे रीजन हैं कि भाई अगर 1.25 लाख करोड़ रुपए जिस कंपनी पे डेट हो उस कंपनी में आप शेयर होल्डर क्यों रहना चाहते हैं। स्पेशली 60 वाला 140 है, सही बात। और 150 में अगर डीलिस्टिंग हो रही है तो लॉजिकली आपको निकलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि मुझे 150 में नहीं देना ना, मुझे 200 चाहिए, 1.5 पौने 200 चाहिए, 250 चाहिए, जो भी चाहिए। सो आप उसको एक बार मुझे क्या चाहिए उसको हटाकर अगर आप सोचें तो लॉजिकली डीलिस्टिंग में, अच्छा बॉन्ड आज वेदांता के अच्छे खासे डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं जी। और जैसे ही अगर डीलिस्टिंग ऑफर फेल हुआ, इनके इंटरनेशनल बॉन्ड्स के यील्ड एकदम तेजी से बढ़ेंगे, डेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो अल्टीमेटली किस पे आती है, इक्विटी शेयर होल्डर पे ही आती है। सही बात है। तो मेरे ख्याल से वो इक्विटी शेयर होल्डर पे जो कॉस्ट आ रही है, तो उस इन सबको चीजों को देखते हुए आज 13% ब्याज पे लिया है उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट से पैसा डीलिस्टिंग के लिए 13% बहुत होता है, राइट। तो पॉइंट ये है कि अगर आप एकदम अनबायस होके सोचें तो डीलिस्ट होना शेयर होल्डर्स के लिए फायदेमंद है, प्रमोटर के लिए भी फायदेमंद है और बॉन्ड होल्डर्स के लिए भी फायदेमंद है। अब किस प्राइस पर होना चाहिए? तो सर इतने फायदे हैं तो प्रमोटर पैसे क्यों नहीं दे रहा डीलिस्टिंग के लिए? मतलब दे, फिर अच्छा प्राइस दे, सब पार्टिसिपेट करें, सब खुश रहेंगे। अच्छा प्राइस मींस वो कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। मतलब कोई प्राइस प्रमोटर के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। प्रमोटर 60 रुपए देखकर अगर 140 150 देता है तो उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा दे रहा हूँ। और अगर कोई आदमी 2 साल से 3 साल से 200 सवा 200 250 300 में लेके बैठा है और उसे 150 मिले तो उसको कैसे अच्छा लगेगा? करेक्ट। तो ये अच्छी प्राइस क्या है, इसकी डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग है। तो यही सबसे बड़ी चीज है। तो सर फिर आखिरी मेरा सवाल यही बनता है, डीलिस्टिंग आपको क्या लगता है सक्सेसफुल होगी या फिर फेल होगी, कितनी संभावना है? वो उसके पहले मैं 1-2 पॉइंट और देना चाहता हूं। मैं डीलिस्टिंग होगी नहीं होगी सक्सेसफुल होगी उससे पहले एक चीज और है। एक बार अगर आपका डीलिस्टिंग ऑफर में आपने पार्टिसिपेट कर दिया तो आप प्राइस नीचे नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ। बिड, जो हम बिड में करेक्शन की बात कर रहे थे ना, सपोज डीलिस्टिंग प्राइस आई 150 रुपए, ठीक है, और आपने बिड किया था 200 रुपए पे, ठीक है। अब आप सोचोगे मैं 150 में दे दूं, तो आप दे सकते हैं शेयर, लेकिन फिर आपको बाद में कंपनी को अलग से देना पड़ेगा।
उस ऑफर में नहीं दे पाएंगे। उसमें देने में हर्ज नहीं है, उसमें देने में एक ही चीज़ है कि आपको 2 महीने बाद आएगा तो 2-1 महीने का ब्याज आपका जाएगा। ओके। तो ये ध्यान में रखिएगा, आप बिड को लोअर प्राइस पर रिवाइज नहीं कर सकते बाद में, अगर डीलिस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो। डीलिस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो, सक्सेसफुल नहीं हुई तब तो बात ये लगे। अगर सक्सेसफुल होती है तो ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप कंपनी को बाद में ना देना चाहें तो आप मार्केट में स्टॉक तो लिस्टेड रह गई, ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन डीलिस्टिंग ऑफर खत्म हुआ उसी दिन बंद हो गया। स्टॉक तो ट्रेड करता रहेगा कुछ और समय तक, महीने 2 महीने तो ट्रेड करता ही आमतौर पे। तो वहां पर आप चाहे तो वहां बेचकर निकल सकते हैं। तो एक ये पॉइंट है जो ध्यान में आपको रखना जरूरी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और टैक्स बेनिफिट आप अपने जरूर गिन लें कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या है क्या नहीं। और तीसरी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा डिलीवरी वाली ध्यान में रखिएगा। अगर आप FNO में पोजीशन है तो आप बहुत सावधान रहिए। FNO वालों के लिए मामला मुश्किल हो सकता है। अब आप जो बोल रहे हैं, हाँ, डीलिस्टिंग होगी कि नहीं, कितनी संभावना है? 50-50 50-50 या तो होगी या नहीं होगी। ये वैसे हालांकि रोज बता दें कि मार्केट कहाँ जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। 50% चांस है ऊपर जाएगा। नहीं, लेकिन दीप ऑन अ सीरियस नोट जी, पता नहीं, मेरी गट फीलिंग ऐसी कि बहुत मुश्किल है डीलिस्टिंग होना। नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि LIC ट्रम्प कार्ड है जी। और अगर LIC की कॉस्ट 200 रुपये प्लस है तो मुश्किल है कि LIC 150 रुपये में टेंडर करेगा। अभी तक जो दिख रहा है, प्रमोटर 150 के ऊपर लेने की ताकत, इंडिकेशन नहीं दिखा रहा। जी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में गैप 50 रुपये का हो जाता है जी। और दूसरा ये कि रिटेल और बाकी लोग भी चाहते हैं कि कम से कम हमें 175 मिले, 200 मिले, कोई तो 250 की भी बात कर रहा है, वो भी अनरीजनेबल है। देखिए बिड्स तो सर 500,000 की भी डाली हैं लोग। तो जो लगाना है लगा दो, कौन मना करता है, जब तक डिजिट्स ले रहा है BSE का सिस्टम लगाते रहो। लेकिन पॉइंट क्या है कि इस लिहाज से अगर आप मुझे पूछेंगे, ये मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक और कैलकुलेशन नहीं है। ओके। मुझे ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है डीलिस्ट होना, बहुत मुश्किल है। ओके। इतना आसान नहीं है इन लेवल्स पर। देखिए, प्रमोटर की स्टेक 50%, डीलिस्टिंग के लिए पहली चीज तो ये कि प्रमोटर को हायर स्टेक होनी चाहिए। अब ठीक है, मान लिया कि 35% आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर समझदार हैं, अब 35 के 35 ही आ जाएंगे क्या? और 35 में से एक 6-7% वाला आपका LIC ना आया तो आपका गैप बहुत बढ़ जाता है। तब आप 78-79% पे रुक जाते हैं, 11% और एडिशनल चाहिए। अब वही वाली चीज़ है, इसलिए चांस अब मतलब दिमाग कहता है कि शायद ये जुटा लेंगे जी, कैसे न कैसे करके LIC को भी तैयार कर लेंगे। दिल कहता है कि बहुत सर ऐसा हुआ कि 9 तारीख के बाद कोई ये प्रमोटर लेवल पर अपनी फंड रेजिंग अनाउंस कर दें और जब काउंटर ऑफर आएगा तो तब एक बड़े प्राइस पर दे दें, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है, क्योंकि काउंटर ऑफर इनको 13 तारीख को देना है जी, राइट। तो 13 तारीख के काउंटर ऑफर में पॉसिबल है कि वो कुछ और बता दें कि हमने कुछ और। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए कोई भी प्रमोटर अगर इतना बड़ा काम कर रहा है जी, तो उसने ऐसा थोड़ी कि प्लान A ही बनाया होगा, प्लान B C D E F Z तक बनाया होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं। तो मेरा पॉइंट सिंपल यही है कि प्लान ढेर सारे हो सकते हैं। अब वो कौन सा प्लान कब आएगा उस हिसाब से हमें एक व्यू लेना पड़ेगा और उस समय मन बनाना पड़ेगा। लेकिन चांस ज़्यादा ऐसा लगता है कि अभी की सिचुएशन को देखते हुए कि इनको मिल पाएगा, या फिर प्रमोटर के पास पैसे हैं और हमें नहीं पता, वो अननोन है। 145 150 140 से 160 की रेंज में अगर प्रमोटर सोचे कि मैं डीलिस्ट करवा लूंगा तो बहुत मुश्किल लगता है, नहीं होगा तो मुश्किल लगता है। इतना नीचे देने के लिए लोग तैयार नहीं है। हाँ, अगर ये प्राइस ऊपर कर दे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है दीप, प्रॉब्लम ये प्राइस ऊपर कब होगी? 8 तारीख के बाद। तो पहला तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि 40% आए तो सही, 90% तक पहुंचे तो सही। 90% अगर आप पहुंचेंगे तो ही तो आप रिवाइज ऑफर ला सकते हैं। अगर 90 की जगह आप 89.99 पे अटक गए तब तो रिवाइज ऑफर का चांस ही खत्म हो गया ना। तो अब इसमें दो चीजें, एक तरफ हम रिटेल इन्वेस्टर को कह रहे हैं कि आपके हाथ में 3 इक्के और आपके हाथ में 3 इक्के, अगर आप नहीं देंगे तो आप बाद में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी रिस्क ये भी है कि अगर रिटेल इन्वेस्टर नहीं देता, किसी भी, कई बार क्या होता है ना, आदमी 1 वोट से हारता है ना चुनाव में, है ना, और पता चला कि उसकी जो आदमी इलेक्शन में खड़ा हुआ था वही अपना वोट नहीं डाल पाया, उसकी वाइफ ही नहीं गई थी, है ना। ऐसे ही अगर समझिए वेदांता के डीलिस्टिंग ऑफर में पता चला कि कोई 1000, 2000, 5000, 50,000, लाख, 2 लाख शेयरों से डीलिस्टिंग ऑफर गिर गया, 90% के आसपास जाके वहीं अटक गया,
तो फिर नुकसान तो सबका ही है, सबका ही है। तो फिर रिटेल का शेयर वैल्यू कम हो जाएगी। डीलिस्टिंग नहीं होना सबका नुकसान है, प्रमोटर का भी है, रिटेल का भी है, बॉन्ड होल्डर्स का भी है। डीलिस्टिंग होना किसका कितना फायदा है, ये अपनी अपनी कैलकुलेशन है। जिसके पास 150 से नीचे के शेयर हैं, 140 से नीचे के शेयर हैं, उनके लिए फायदा है। बॉन्ड होल्डर्स को फायदा है कि अल्टीमेटली उनकी सिचुएशन ठीक हो है, प्रमोटर्स को फायदा है कि वो निकल जाएंगे। लेकिन अगर किसी के पास 150 पौने 200 के ऊपर के शेयर हैं तो उसके लिए डीलिस्टिंग होने पे नुकसान है, बाकी नुकसान नहीं। तो आप चाहें तो एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि डीलिस्टिंग ऑफर नहीं हुआ और मेरे शेयर मेरे पास रह भी गए, या वैसे भी मुझे कौन सा मौका मिलेगा, सर्किट तो लगने वाला ही नीचे का, बेच तो मैं पाऊंगा नहीं, तो फिर ऐसे में आप डाल दो ना 200, 250, 300 रुपए, 500 रुपए, जो आपकी मर्जी हो उसमें डीलिस्टिंग ऑफर में डाल दो, ताकि आप भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हो। भाई चलो 90% तक पहुंचने में मेरा भी योगदान है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि एक वोट से सरकार गिर जाए जी। तो हर एक शेयर वैल्यू रखता है 90% पहुंचने में। तो अगर आपको वो चीज़ करनी है तो वो भी कर सकते हो आप। समझ गया सर। तो अनिल जी ने आपको 3 इक्के बता दिए हैं जो आप होल्ड करते हैं। इसका प्रयोग आप अपने रिस्क के हिसाब से करें, बट सही तरह से इस्तेमाल करें, और आशा है कि आपकी हम मदद कर पाए हों जहां तक वेदांता की डीलिस्टिंग की पाठशाला का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स को ये पूरा पर्सपेक्टिव देने के लिए।